नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले आज का अहम मुद्दा आपके सामने रखते हैं। क्या मिडिल ईस्ट में सीजफायर सिर्फ एक छलावा था? क्या दुनिया को शांत दिखने वाला समंदर अंदर ही अंदर परमाणु सुनामी की तैयारी कर रहा है? अमेरिका में हलचल तेज है। पेंटागन में 24 घंटे गतिविधियां जारी है। खुफिया एजेंसियों की बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसने व्हाइट हाउस से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों तक बेचैनी बढ़ा दी। दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान को घुटनों पर ला दिया। अमेरिकी जनरल ब्रैड कूपर ने दावा किया था कि ईरान का 90% डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है और तेहरान को दोबारा खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन सीज फायर सिर्फ 42 दिनों बाद ईरान ने ऐसी सैन्य तैयारी शुरू कर दी है जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने कई एडवांस हथियार अब तक इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। मिसाइल नेटवर्क दोबारा एक्टिव हो चुका है। अंडरग्राउंड बंकर्स में भी नई हलचल देखी जा रही है और फारस की खाड़ी से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक जंग की आहट फिर से तेज हो गई है। उधर पेंटागन के गलियारों में बढ़ती हलचल, रात भर चल रही मीटिंग्स और अचानक बड़ी पिज्जा डिलीवरी को लेकर सोशल मीडिया पर नई थ्योरी जुड़ गई है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी करता है तब पेंटागन में रात भर काम करने वाले अधिकारियों के बीच फूड ऑर्डर अचानक बढ़ जाते हैं। तो क्या अमेरिका फिर से हमला करने की तैयारी में है? और क्या ईरान ने दुनिया से छुपाकर अपने सबसे खतरनाक हथियार को बचा रखा है? क्या मिडिल ईस्ट अब सीधे महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और अगर जंग छिड़ी तो क्या तेल, व्यापार, शेयर बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर होगा? आज सवाल 10 बजे में सबसे बड़ा विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं। ईरान की नई युद्ध तैयारी का बड़ा पर्दाफाश किस तरीके से हो रहा है, अमेरिका की गुप्त रणनीति क्या है और उस टकराव की पूरी कहानी, पूरी टाइमलाइन जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ले जा सकती है। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान से कभी जंग और कभी बातचीत का रास्ता। ईरान यूएस में कभी भी टूट सकता है सीज़फायर। टेम्पररी है क्योंकि हर दफा हमले को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ईरान और यूएस में अब तक नहीं बनी है सहमति। रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। ईरान यूरेनियम संवर्धन हो, हॉर्मूज पर हो, झुकने के लिए अभी राजी बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही एटमी प्रोग्राम्स को लेकर बात करें तो एटमी प्रोग्राम पूरी तरह बंद कराना चाहता है यूएस, लेकिन अमेरिका की शर्त पर राजी ईरान नहीं है। अमेरिका की रोजाना धमकियों से बातचीत पर भी असर पड़ रहा है। हर रोज एक नई धमकी के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आ रहे हैं। ईरान यूएस में कभी भी सीज फायर टूट सकता है और इस बीच जो तस्वीर बन रही है, जंग के हालात जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़े तस्वीरों की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका का प्लान बी क्या है जिस पर वर्क ऑन किया जा रहा है? मार्को रूबियो की तरफ से हॉर्मूज स्ट्रेट का रास्ता खोल दे ईरान, ये कहा गया और इसके तर ईरान ने मना किया तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्लान बी रेडी किया है। प्लान ए वर्क नहीं करता तो प्लान बी पर काम किया जाएगा। ईरान के मना करने पर प्लान बी एक्टिवेट होगा। क्या है प्लान बी? नाटो को प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। नाटो कंट्रीज जो है वो साथ आए, हॉर्मूज स्ट्रेट का रास्ता खोल दे ईरान, नहीं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। ईरान ने मना किया तो हम क्या करेंगे, प्लान बी पर वर्क। ये मार्को रूबियो की तरफ से बहुत क्लियर इंडिकेशन। मायने क्या है इस प्लान बी के वो समझिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका का प्लान बी रेडी है। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है हॉर्मूज पर तो ये प्लान बी बहुत बड़ा विध्वंस ला सकता है। हॉर्मूज नहीं खुला तो अमेरिका हमला कर देगा और हमला अगर होता है तो मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर की तरह नजर आएगा। नेटो देशों के साथ लाना चाहते हैं अमेरिका, यानी कि नेटो को इस दफा वापस लाना चाहते हैं। अमेरिका का ये स्टंट कितना कारगर होगा ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी में नेटो देशों का
साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भी बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट होंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान समझौते के लिए उत्सुक है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। वेनेजुएला में चलाए गए ऑपरेशन का हवाला दिया गया है और सबसे वास्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अमेरिका की है, ये कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। क्या कुछ कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। He's brilliant. He wants to take over the entire country. Then they said, no, no. He wants the world. He doesn't want the country. That's why he's in Iran. That's why he's in... Hey, by the way, how did we do in Venezuela? Not bad. You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? He's brilliant. He wants to take over the entire country. Then they said, no, no. He wants the world. He doesn't want the country. That's why he's in Iran. That's why he's in... Hey, by the way, how did we do in Venezuela? Not bad. You know, we've taken out so much oil in Venezuela, we paid for the cost of the war about 25 times over. When did you hear that last? तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, राष्ट्रपति अमेरिका के क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ईरान एक्साइटेड है, रेडी है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा हो, क्योंकि सेना खत्म हो चुकी है, नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स नामक चीज़ बची नहीं है, रजीम कोई चलाने वाला नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। आप इसी पर बड़ी चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट अब और ज़्यादा तेज़ हो गई है, क्या वो अलार्मिंग सिनारियो और ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, प्लान बी का सामने आना कितना इफेक्टिव होगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर कनेक्ट है, डॉक्टर डी के गुप्ता सर कनेक्ट है। साथ ही इन तमाम अटकलों को जानने के लिए पहला प्रश्न डी के सर आज आप ही से कर लेती हूँ। ये मुझे समझाइएगा, अमेरिका जो है हर दफ़ा कहीं ना कहीं किसी अंदाज में एक धमकी भरा नोट ज़रूर ईरान के लिए छोड़ता है। अभी तक चर्चाएं इस बात को लेकर हमने बहुत की है, लेकिन अब बात प्लान बी पर आ चुकी है कि अगर माना ईरान तो ठीक है, नहीं माना तो प्लान बी पर वर्क किया जाएगा। प्लान बी जिसमें सीधे स्ट्राइक होगी, सीधे हमला होगा। अब ये धमकी है या इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा होने वाला है? रितु जी नमस्कार, आपको भी, देवनाथ जी को नमस्कार। देखिए, मैं कल भी यही चीज कह रहा था कि अमेरिका एक बड़े प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है और इस बात से मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, इसको समझाने की कोशिश करूंगा डॉट टू डॉट। वेनेजुएला जो है कम से कम 100 साल का मुद्दा था अमेरिका के लिए। मैं बता दूं आपको, किसी राष्ट्रपति के अंदर मादा ही नहीं था कि उस वेनेजुएला को टच करे। जब ये बॉडी लैंग्वेज आपको ट्रंप का दिखा रही थी, बहुत ही कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी जब ये जिस तरह से बोल रहे थे अपने लोगों के बीच में। और वेनेजुएला पे उन्होंने हाथ रखा और उसको कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया। और अभी ग्रीनलैंड कम से कम 150 साल पुराना मुद्दा था अमेरिका के लिए, और हर इलेक्शन में वो मुद्दा बनता था और उस पर नाटो मुद्दा रहता है क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ अमेरिका के अंदर। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ईरान को हराना उनके लिए सपना होता है कि इनको ईरान को जब भी हो तब भी आप हराओ। ईरान पे उन्होंने जितने भी राष्ट्रपति इनके पहले आए, सबने बैलेंस अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट के अंदर लिया। कभी इजराइल का साथ दिया, कभी अब्राहम अमेरिका का। इन्होंने जो करना करो, तो ईरान पे बिल्कुल क्लियर है। और एक तो बहाना है कि ईरान जो है हार्मुज से अपना ब्लॉकेड हटा भी लेगा तो भी वो ईरान को एंगेज रखेंगे, ट्रंप एंगेज रखेंगे, चाहे अपना ब्लॉक हटा के भी किसी भी तरह से ईरान को एंगेज रखा जाएगा। अब मैं कुछ और आपको डाटा देता हूं। देखिए, इनके पास जो नहीं, ये डेटा तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन दिनेश सर, अब पेंटागन में हलचल, पिज्जाज ऑर्डर हो रहे हैं सर रातों में, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे रात में कोई पिज्ज़ा खाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हो। वो कुछ ना कुछ तो अंदर खाने पक रहा है। ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, इसकी गंभीरता को आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर अगर फूड ऑर्डर के जो वेरिएशन है या उसकी संख्या बढ़ रही है, तो रात में ऐसा कौन सा डील है या ऐसी कौन सी तस्वीर है जिस पर वो कौन किया जा रहा है इस सिनारियो में? देखिए मैडम, इस चीज को तो हम सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर जो है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की बातचीत हो रही है कि पिज्जा का ऑर्डर हो रहा है,
और ऐसी बात जो है, इसी प्रकार की जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी जिस समय अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, जहां हम कह सकते हैं कि जिस समय ओसामा बिन लैदेन के लिए जो इनका कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हुआ था। लेकिन अगर आप इस बात को एक तरफ सोशल मीडिया की खबर के रूप में हम ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से अमेरिका जो है अपनी तैयारी कर रहा है, जिस रीडिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर एयरक्राफ्ट का जिस जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, तो इसके दो एस्पेक्ट आप निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि मनोवैज्ञानिक वारफेयर को शुरू करना, एक प्रकार का ईरान के ऊपर प्रेशर बनाना कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर बहुत ज्यादा हमला होगा। और दूसरा इसका आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार शायद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास इतना पेशेंस ना हो और आने वाले ठीक है, यानी कि यूके देवनाथ सर, अगर हम कहें इस पूरी स्थिति में सीआईए के कोवर्ट ऑपरेशंस हो, मोसाद का साथ हो सकता है प्लान बी में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी ये हो। रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अभी थोड़ा परेशान है कि और क्या किया जाए। ईरान पर बॉम्ब गिरा दें, वो तो सबसे आसान सोल्यूशन है। पेंटागन के जनरल्स ने कहा है कि जब भी आप हुक्म देंगे हम ईरान पर बम गिराना शुरू कर देंगे। लेकिन और क्या कर सकते हैं? ठीक है, उनको किसी ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दो। दुनिया भर से कोई भी जहाज अगर अरब सागर आता है और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आता है तो उससे पूछो कहाँ जा रहे हो। अगर वो कहे ईरान जा रहा हूं तो रोक दो उसको, हिंद महासागर में ही रोक दो, अरब सागर में ही रोक दो, स्टेट ऑफ ओमान में ही रोक दो। लेकिन वहां बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है कि और क्या किया जाए। और में ठीक है, पेंटागन के जनरल्स हैं, उनके पास हमेशा हथियारों का सलूशन रहता है, तो वो हमेशा सलूशन देते हैं कि ऐसा करते हैं कि ईरान के जो कच्चे तेल के भंडार हैं उस पर हमला कर देते हैं, खड़ग आइलैंड पर हमला कर देते हैं। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो रात रात को आप बोल रहे हैं जग के क्या हो रहा है, और क्या कर सकते हैं। एक तरीका किसी जनरल ने कहा होगा कि हम अपने कमांडो को भेज देते हैं, वो हेलीकॉप्टर के द्वारा ईरान के अंदर जाएंगे और जहां जहां ईरान ने अपने 400 किलो यूरेनियम को छुपाया हुआ है जमीन के नीचे, कमांडो अटैक करके 400 किलो यूरेनियम को छीन लाएंगे और वापस आ जाएंगे हमारे हेलीकॉप्टर। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है ये हमेशा युद्ध के दौरान चलता है। लेकिन अब लग रहा है फाइनली कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। नहीं, तो पेंटागन और सीआईए दोनों की तरफ से देखें तो अगर रातों में नींद खराब करके कुछ ऐसी चर्चाएं हो रही हैं सर, तो ऐसे ही तो नहीं है कि हवा हवाई चीजें होंगी, कुछ ना कुछ तो पक रहा है ना यूके देवनाथ सर। हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसे युद्ध के माहौल में हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का हो, सारा रात जगह रहता है। वैसे मैं हल्के फुल में आपको बता देता हूँ कि पिज्जा डिलीवरी के अलावा और क्या क्या सूत्र हैं, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस के साथ लिंक था। जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आर्मी हेडक्वार्टर है, एयर हेडक्वार्टर है, नेवल हेडक्वार्टर है। जब भी तनाव का माहौल होता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो ना सिर्फ पिज्जा डिलीवरी के ऑर्डर को ट्रैक करती हैं, वरन आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग बैठे होते हैं बाहर, वो गिनते रहते हैं कि किस किस की गाड़ी अंदर गई, कितने बजे अंदर गई। उनको मालूम है कि ये गाड़ी डिफेंस सेक्रेटरी की है, उनको मालूम है ये गाड़ी जो है एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी की है, उनको ये मालूम है कि ये वाली गाड़ी साइंटिफिक एडवाइजर टू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, उनको मालूम है कि ये वाली गाड़ी सीडीएस की है। वो बैठे बैठे नोट करते रहते हैं उधर उधर कि गाड़ी कितने बजे गई अंदर और कितने बजे बाहर आई। और तो और मैं अपने तजुर्बे से बोलना चाहता हूं कि जो पार्किंग अटेंडेंट होते हैं, आजकल एक रिवाज चला है कि सारे पार्किंग अटेंडेंट जो होते हैं सरकारी इमारतों में, वो सब आउटसोर्स्ड होते हैं। तो ये जो पार्किंग अटेंडेंट होते हैं वो भी एक तरह का सोर्स बन जाते हैं कि कौन ऐसा है जो रात के 2 बजे काम कर रहा है। उसकी गाड़ी लगती है, उनको पता रहता है कि फलाने लिफ्ट से साहब ऊपर जाते हैं, लिफ्ट नंबर 3 से, रात के 2 बजे ऊपर गए, सुबह 5 बजे घर चले गए वापस।
तो रितु, इस तरह से अलग अलग सोर्सेज हैं, और और ये भी ये सोर्सेज खुफिया हैं। जानकारी, यही तो इंटेलिजेंस इनपुट है जो पूरी तरीके से इसे बल देता है। एक बड़ी खबर, ईरान अमेरिका के बीच वार्ता की कोशिश फिर से तेज हो गई है और आसिम मुनीर वार्ता के लिए तेहरान पहुंचे। ईरान मध्यस्थता के लिए तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर। अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरानी नेताओं से चर्चा करेंगे। ईरान के गृह मंत्री इस्कंदर मोमनी ने रिसीव भी किया है। अब ये पूरी तरीके से जो खबर सामने आई है, आसिम मुनीर लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को इसका क्रेडिट मिल जाए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस युद्ध में थोड़ा एज पाकिस्तान ले ले और लोन लेने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो थोड़ी सी छट जाए। डीके गुप्ता सर, वापस झोला उठाकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चल दिए तेहरान और वहां पर अब कोशिश वार्ता को और तेज करने की, किसी भी कीमत पर ये वार्ता हो जाए, चाहता यही है पाकिस्तान। देखिए रितु जी, एक बात मेरी जो थ्योरी कह रही है कि मिड टर्म इलेक्शन तक अमेरिका बहुत बड़ा अटैक ईरान पे नहीं करेगा। इस पर कभी कभी अटैक होते रहेंगे। मुनीर उसमें कभी वो मिडिल ईस्ट का बहाना लेंगे, ट्रंप कभी मुनीर का बहाना लेंगे। उन्होंने मना किया क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शन में पॉजिटिव नोट्स के साथ जाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं अपने पब्लिक को कि देखो मैंने वेनेजुएला को कैसे चुटकी में जीत लिया, कैसे मैंने ग्रीनलैंड को कर लिया, कैसे मैंने ईरान को 20 साल पीछे छोड़ दिया। किस तरह से देखो मेरी कंपनियां हैं, और कंपनियां यूक्रेन से लेकर अब तक युद्ध में $281 बिलियन का प्रॉफिट कमा चुकी है। किस तरह से बताएंगे कि कम से कम $150 बिलियन की हमारी डिफेंस स्टडीज प्रॉफिट आ चुकी है। कैसे मेरा 0.5 जीडीपी था मार्च दिसंबर 2025 तक, इस बार वो चला गया है 2.4। वो बताना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 3.8 है, जो दुनिया का बेस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। 3.4 नहीं तो ये तस्वीर तो सीज़फायर हो, युद्ध की तैयारी हो, दोनों ही प्रश्नों को आगे बढ़ा देती है। आपने कहा मिड टर्म इलेक्शन तक वो कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, वो ये प्रयास करेंगे नहीं कि हमला हो जाए, बैकलैश झेलना पड़ सकता है, डेंट मिल सकता है पॉलिटिकली। तो कोशिश करेंगे कि इसे पहले ही सुलझा लिया जाए या पहले थोड़ी सी हवाई बातें करके चीज़ों को डिविएटेड रखा जाए। एक बड़ी खबर, उसके बाद दिनेश सर का रुख करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका से समझौता अभी दूर है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद समझौता अभी दूर है। यहाँ पर ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आना कि अभी पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद भी समझौता दूर की अभी थ्योरी है। अमेरिका से समझौता अभी आने वाले वक्त में नहीं नजर आता है, समय लगेगा। दिनेश सर, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, कितना वजन है इस बयान में? विदेश मंत्रालय ईरान का कह रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता पे तो पहले शक था ही, अब मध्यस्थता हो रही है लेकिन अभी शांति आसपास नजर नहीं आ रही है। इसमें शायद कोई टेक्निकल इशू है, वापस से दिनेश सर का रुख करेंगे। यूके देवनाथ सर, क्या मैं ठीक कह रही थी, पाकिस्तान को लेकर के पहले से ही बहुत बड़े कंफ्यूजन के स्टेट में ईरान नजर आया? कई ऐसे सीन्स आए जब देखा गया कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान नहीं है, वो तालमेल फिट नहीं बैठ पा रहा। अब विदेश मंत्रालय कह रहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद तो ये और ज्यादा दूर लगती है शांति। जी हाँ रितु जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कमजोर कड़ी तो है ही। पाकिस्तान ईरान के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस रखता है। जाहिर बात है पाकिस्तान अमेरिका को तो कुछ भी नहीं समझा सकता। ठीक है, लेकिन क्योंकि दुनिया का और कोई भी देश इस वक्त मध्यस्थता कराने के लिए राजी नहीं हो रहा है। कतार थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कतार पर ईरान को भरोसा नहीं है, क्योंकि कतार पूरी तरह से अमेरिकन खेमे में है। तो हो क्या रहा है कि क्योंकि दुनिया में और कोई देश राजी नहीं है मध्यस्थता कराने के लिए, तो चलो मरता क्या ना करता, अमेरिका कहता ठीक है पाकिस्तान तुम ही मध्यस्थता करने की कोशिश करो। आसिम मुनीर ईरान में गए हैं। ईरान के जो IRGC है उसके टॉप जनरल से उनका 1-to-1 दोस्ताना रिलेशन भी है। तो कम से कम इतनी बात तो है कि कुछ संवाद हो रहे हैं। ईरान ने क्या करना है, आसिम मुनीर को एक ही चीज बोलनी है, सिर्फ एक सेंटेंस
कि आसिम मुनीर, तुम पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ, अमेरिका को बोलो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो देश ईरान कच्चा तेल लेने के लिए जहाज भेज रहे हैं उनको अंदर आने दे, और ईरान के बंदरगाह से जो देश का कच्चा तेल और गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं हिंद महासागर की तरफ, उनको जाने दें। आसिम मुनीर का अगर इतना ही करा दें वो अमेरिका को बोलकर, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इस युद्ध का समाधान निकल जाएगा। जी रुधिर। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है ईरान मीडिया के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ईरान में विवादित मुद्दों पर बातचीत जारी है, दोनों देशों के बीच कोई अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। पाकिस्तानी मध्यस्थ कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई रास्ता इन मुद्दों पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों देशों के बीच कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है, इसका कोई नतीजा, कोई सल्यूशन नहीं निकल पाया है, और इसी को लेकर के चर्चा की जा रही है। डीके गुप्ता सर, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? ईरान विश्वास नहीं कर पा रहा है या पाकिस्तान विश्वास बना नहीं पा रहा है? रितु जी, देखिए, ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी मसले पर पहुंचा जाए, क्योंकि ईरान ही बैकफुट पर है। ईरान का ऑयल रुका हुआ, ईरान के खार में तेल जो है 30 बिलियन डॉलर की कैपेसिटी है बैरल की, वो रुका हुआ। उसके बाद उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, उसके दवा, राशन, चावल नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां ब्लॉकेट किया जा चुका है। अमेरिका को रोज प्रॉफिट हो रहा है इस ब्लॉकेट से। अमेरिका को बिल्कुल चिंता ब्लॉकेट की नहीं, चाहे ईरान करे चाहे मैं करूं, इसमें कोई मैं आपको जो हलचल के बारे में बताना चाह रहा था उस भाग में, देखिए, क्यूबा में यूएस निमिट्स पहुंच चुका है, और क्यूबा में रैलो और जो कास्ट्रो हैं, उनके जो फिडेल कास्ट्रो के भाई हैं, उनको इंडिक्ट किया जा चुका है। इसी तरह से वेनेजुएला राष्ट्रपति किया गया था, उनको उठा लिया गया था, केस चलाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। यहाँ पे भी हलचल तेज हो रही है। चाइना के 2 फुटप्रिंट जो कि वेस्टर्न हेजेमोनी में हेmisफेयर में थे, एक वेनेजुएला, क्यूबा पे चक्कर, तो उसकी भी मीटिंग हो सकती है वहां पे, क्योंकि क्यूबा में कभी भी बड़ा घटना हो सकती है। और ये भी एक पॉजिटिव नोट के साथ ट्रंप जाएंगे अपने इलेक्शन के बीच में कि देखो, मैंने क्यूबा को भी कब्जा कर लिया, जो कि सालों से राष्ट्रपति हमारे नहीं कर पाए। और देखो, मैंने वेनेजुएला भी कर लिया, ग्रीनलैंड भी कर लिया, ईरान भी लगभग कर लिया, और अपने देश से प्रॉफिट कर लिया। यही मैं पिछले भाग में बताना चाह रहा था। तो कोई प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं है, जो मेरी पूरी कर रही है। जहां पे भी है, सारा लॉस अमेरिका का है, ईरान का है, इंडो पैसिफिक का है, और मिडिल ईस्ट का है। अगर दुनिया मिलकर अमेरिका को नहीं समझाएगी, ये तीनों मारे जाएंगे। इंडो पैसिफिक मतलब भारत, चाइना, ये सब जगह। चाइना के लिए बहुत जरूरी है एनर्जी, इसमें एआई का हब बनने के लिए। एआई का सेमीकंडक्टर नहीं अमेरिका देने दे रहा है। निर्भरता, ये डिपेंडेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही क्रूशल रोल प्ले भी करेगी। और जरूरत है कि अमेरिका को सारे देश साथ आए और समझाएं इस बाबत की दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डूबने की कगार पर आ सकती हैं। आप तीनों ही कनेक्ट हुए, कीमती वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।